आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट में दरअसल चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास भी आ गई है। इस गोपनीय रिपोर्ट का एक एक पन्ना आज हम आपके सामने रखेंगे। उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको बताएंगे। एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अयोध्या में चढ़ावा गिनती के दौरान चोरी और गबन के सबूत मिले हैं। चढ़ावे की गिनती करने वालों से लेकर नोटों को छिपाने और उन्हें चुराने तक के 70 सबूत मिले हैं। इसके साथ ही एसआईटी को सीसीटीवी में चोरी के भी सबूत मिले हैं। सीसीटीवी में 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमा शंकर मिश्रा साफ साफ चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यह चोरी इसीलिए हो पाई क्योंकि अनिल मिश्रा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। गिनती के दौरान एसओपी का पालन नहीं किया गया, जिससे चोरी का और गबन करना आसान हो गया। एसआईटी इस बात से हैरान है कि आखिर टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियां कहां से आ गई, उसकी अथॉरिटी आखिर क्या थी। सुभाष श्रीवास्तव, जिसका काम काउंटिंग की निगरानी करना था, उसने इतनी लापरवाही बरती कि चोरी करने वाले आसानी से चोरी करते रहे। किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। सीसीटीवी में गिनती करने वाले चोर नोटों की गड्डियां अपने जूतों में, मोजों में छिपाते हुए पकड़े गए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चोरी पहले भी होती रही है और उसका सीसीटीवी फुटेज उनको नहीं मिला, लेकिन आरोपियों के बैंक खाते इस बात की तस्दीक करते हैं। एसआईटी ने बताया कि कैसे चंपत राय ने खुद पुलिस बनकर आरोपियों से 78,94,000 रुपए बरामद कर लिए। इसके अलावा काउंटिंग रूम के पास वाले बाथरूम से भी 2.25 लाख रुपए बरामद हुए थे। आइए आपको इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना दिखाते हैं। हर वो अहम खुलासा दिखाते हैं जो एसआईटी ने दरअसल किया है। एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें चोरी की बात है, उसमें गबन की बात है और प्रथम दृष्टया इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश के संलिप्तता के साफ साफ सबूत पाए गए हैं। अनुकल्प मिश्रा, जिसका काम काउंटिंग का था, वो चोरी करता हुआ सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखा है। करुणेश पांडे की अगर बात की जाए तो वो भी सीसीटीवी में चोरी करता हुआ कैद हुआ है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा काउंटिंग टीम का ये सदस्य था, मनीष यादव काउंटिंग टीम का ये मेंबर था। ये वो नाम, वो चेहरे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी या तो काउंटिंग करने की या फिर उन पैसों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की, ये सब चोरी करते हुए पाए गए हैं। रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष कुमार, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और साफ साफ जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह लिखा है कि ये वो आरोपी हैं जो प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए गए हैं, यानी कि जो चोरी हुई, जो गबन हुआ, उसमें इन्हें प्राइमरीली चोरी करते हुए साफ तौर पर देखा गया है। कैसे इन लोगों ने मोजों में पैसे छुपाए, जूतों में पैसे छुपाए और हर नियम का उल्लंघन करते हुए उन पैसों को ये लेकर गए, उसमें ये पूरी तरह से संलिप्त पाए गए हैं। पेज नंबर 4 है इस रिपोर्ट का, जिसमें इनके नाम साफ साफ तौर पर लिखे हुए हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अनिल मिश्रा, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि ये पैसों की गिनती का जो काम है वो सही तरीके से हो, नियम के अनुसार हो, उन्होंने नियम में ढिलाई बरती, उनकी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और यही कारण है कि ये सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा यह भी बात सामने आई है एसआईटी की रिपोर्ट में, जो खुलासा हुआ है वो बड़ा हैरान करने वाला है कि आरोपी किस तरह से बेखौफ चोरी की वारदातों को लंबे वक्त से अंजाम दे रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज क्योंकि सिर्फ पिछले 45 दिनों का है, इसलिए उसी की जानकारी सबूत के रूप में सामने आई है, लेकिन यह चोरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स बताती है कि लंबे वक्त से चल रही थी। आरोपी बेखौफ चोरी को अंजाम दे रहे थे, नोटों की गड्डियों को कपड़ों में छिपाते दिखे। एसआईटी की तरफ से बताया गया जूतों में भी नोट की गड्डियां छिपाई गईं, यह भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। नोटों की गड्डियों के अलावा खुले नोट भी उन्होंने बार बार चोरी किए। इसके 70 सबूत मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं और हुसैन, ये कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, रिपोर्ट में कुछ और बातें कही गई। ये जो डिटेल है इसमें आप जो पीला सा हिस्सा देख रहे हैं, जो फुटेज एसआईटी को मिली उसमें क्या है, जो उपलब्ध फुटेज जो लगभग 27/4/2026 से 5/6/2026 के बीच की है, इस तक की अवधि को उसमें यही डेटा अभी हासिल हुआ
गणना कक्ष के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं दृष्टिगोचर हुई, जिनमें गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डी और खुले नोटों को अपने कपड़ों में, जेबों में, जूतों में और दूसरी जगह पर, ये वो डिटेल लिखी हुई कि किस तरीके से, एक तो ये कि पिछले 45 दिनों का डेटा ही उनको मिल पाया है, 27 अप्रैल से 5 जून तक का ही सीसीटीवी फुटेज मिल पाया है। कर्मचारी चोरी करते हुए साफ साफ इस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। नोटों की गड्डियां कभी जूतों में छिपाई जा रही हैं, कहीं मोज़ों में छिपाया जा रहा है, कहीं कपड़ों में छिपाई जा रही हैं। ये सारी डिटेल, अब इसमें जो नाम आ रहे हैं, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, बार बार गड्डियां चुराते देखे गए। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश और ये सारे लोग चोरी करने में मदद कर रहे हैं। रमाशंकर मिश्रा भी गड्डियां चोरी करते हुए अपने कपड़ों में, जूतों में छिपाते हुए देखे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है जो आपने देखा कि जो तारीख है, सिर्फ 45 दिनों का चूंकि फुटेज मिल रहा है, इसलिए ये पहले की डेट में कब कब कैसे कैसे चोरी हुई उसकी डिटेल एसआईटी नहीं बता पा रही, लेकिन बैंक खातों से इस बात की तस्दीक हो रही है कि इनके बैंक खातों में इतना पैसा आया है, तो आखिर ये पैसा कहां से आया, ये साफ हो रहा है। और रुचि कुमार, अभय पराशर, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत सारी चीजों को बड़ा क्लियरली बता रही है। चोरी हुई है, चोरी सिर्फ पिछले 45 दिन नहीं, उससे पहले भी हुई है, बस उसका फुटेज नहीं है। लेकिन बैंक अकाउंट में जो इन आरोपियों के पैसों की संख्या में इजाफा हुआ है वो इस तरफ साफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा कई बड़े नामों को भी जिम्मेदार एसआईटी मान रही है, क्योंकि जिन नियमों का पालन उनकी जिम्मेदारी थी कराना, वो उनकी तरफ से नहीं कराया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात रुचि इस रिपोर्ट में कि अगर हम चंपत राय की बात करें तो पुलिस की तरह उन्होंने काम किया और लाखों की बरामदगी तो उन्होंने इन चोरों से खुद की। चलिए वापस रुचि का रुख करेंगे। अभय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एसआईटी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, और ये सभी ने स्पष्ट हो गया है सभी को कि 6 लोग तो बिल्कुल लाइव चोरी करते हुए कैप्चर हुए हैं। चलिए, हमारे दोनों सहयोगियों से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अलग अलग पेजों में ये डिटेल लिखी गई है, जिसमें अविनाश शुक्ला का नाम है, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, इसके अलावा मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, कैसे इन लोगों की संलिप्तता इस चोरी में पाई गई। और जिक्र टिन्नू यादव का भी है, जिसके पास उन बक्सों की चाबी थी जिसमें चंदा रहता था। मनीष यादव को लेकर एसआईटी का बड़ा खुलासा हुआ। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष पर एसआईटी का खुलासा आई है। भर्ती के बाद से 4 हफ्ते के अंदर उसने चोरी शुरू कर दी। 15 अप्रैल को उसकी भर्ती हुई और 11 मई से उसने चोरी शुरू कर दी। मनीष यादव को टिन्नू ने ही भर्ती करवाया था। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप मनीष यादव को, ये टिन्नू यादव का भतीजा है। इसको उसी ने भर्ती करवाया था और इसने अपने भर्ती होने के बाद, यानी नौकरी मिलने के कुछ ही दिनों के बाद, वहां चोरी शुरू कर दी। तो लगातार टिन्नू यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल इस लिहाज से भी खड़े हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी भर्ती कराई गई वो इन्हीं के रिश्तेदार थे। चलिए एक बार फिर से आपको ये डिटेल यहाँ बताते हैं। देखिए, यहाँ जो आप पीला सा हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम यहाँ थोड़ा और बड़े उसमें आपको दिखा रहे हैं। मनीष यादव जो है वो चोरी करते हुए फुटेज में पाया गया, उसे रंगे हाथों फुटेज में पकड़ा गया है। ताऊ रमाशंकर उर्फ टिन्नू की सिफारिश की वजह से उसकी भर्ती हुई। 15 अप्रैल 2026 को उसको यहां पर नौकरी का काम मिला और 11 मई से, 15 अप्रैल से सिर्फ 11 मई का वक्त बीच का गुजरा है, और 11 मई 2026 से उसने चोरी की शुरुआत कर दी है, जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ वो देखा जा सकता है। अब ये 2 तस्वीरें हैं। ये टिन्नू यादव इतने पावरफुल हो गए थे कि इनके पास दान पत्र की जो है तमाम चाबियां थी, और यही एसआईटी इस बात को लेकर के हैरान है कि आखिर इनको ये अथॉरिटी कहां से मिली कि सारे दान पात्र की चाबियां उनके पास है। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर ये मनीष यादव जो भतीजे हैं टिन्नू यादव के, उनकी अपॉइंटमेंट उनका हुआ, और उनकी अपॉइंटमेंट 15 अप्रैल 2026 को होती है, और उसके बाद 11 मई आते आते वो चोरी के काम की शुरुआत भी कर देते। जी, आरोपियों ने बार बार राम मंदिर का चढ़ावा चुराया है, इस बात का भी एसआईटी ने खुलासा किया है। 70 बार आरोपी चढ़ावा चोरी करते दिखे हैं। एसआईटी ने इस बात का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है।
27 अप्रैल से 5 मई के बीच का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें ये आरोपी चोरी करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी हुई थी। इस बात को लेकर भी एसआईटी ने क्लैरिटी दी है और बताया है, और इसका आधार एसआईटी ने दिया है कि ये जो तमाम आरोपी हैं इनके बैंक अकाउंट के इनके खातों की जब जांच की गई तो उसमें जो रकम पाई गई, जो डिपॉजिट अलग अलग तारीखों में हुआ था, उससे पता लग रहा था कि ये चोरी पहले से चल रही है। तो लगातार बड़ी खबर, एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है। एक और पन्ने की जो डिटेल है वो आपके सामने रखते हैं। अब देखिए, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा एसआईटी की रिपोर्ट का ये बता रहा है कि सीसीटीवी फुटेज 27/4/2026 से 5/6/2026 के बीच की मौजूद है, जो अवेलेबल हुआ। इसी को हमने बड़े शक्ल में देखिए, यहां पर लिखा है 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच का जो डेटा मिला, सीसीटीवी फुटेज मिला है, सीसीटीवी में 70 बार आरोपी चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है सब कुछ। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी होती हुई रही है, यह भी एसआईटी मान रही है, लेकिन चूंकि उसका कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है इसलिए उसको इस तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आरोपी हैं उनके बैंक खातों के जो ट्रांजैक्शन है वो ये बता रहे हैं कि पहले के वक्त में भी, इन 45 दिनों से पहले के वक्त में भी चोरी होती रही है, क्योंकि उनके बैंक में जिस तरीके से पैसे आते और जाते रहे वो ये बता रहे हैं। अब एक जो अगला हिस्सा इस रिपोर्ट का है वो क्या कहता है, देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों की जो मासिक तनख्वाह है वो 20,000 है, और कटौतियों के बाद जो पैसे डिडक्ट होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग उसके, वो उसके बाद 15,000 रुपए थी। अब इसी को हमने जरा बड़ा करके यहां पर आपके लिए रखा है। 20,000 की सैलरी कट करके 15,000 उनको हाथ में आती थी। अब चढ़ावे की रकम से मकान और जमीनें उन्होंने खरीदी हैं। अब जाहिर है कि 15,000 की सैलरी में इतनी सारी चीजें तो मुमकिन नहीं थी। अभी और जांच की जरूरत है, इसीलिए 7 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी गई है कि, और कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई पुलिस की तरफ से जिसमें रिमांड की मांग की गई है। चोरी की रकम, अब ये सारी डिटेल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो भी चोरी हुई उसी चोरी के पैसों के जरिए जमीनें खरीदी गई, प्रॉपर्टी बनाई गई और बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट किया गया। इन्हीं की सारी डिटेल खंगालने के लिए अब पुलिस जो है वो इन आरोपियों की रिमांड चाहती है। और हमारे सहयोगी रुचि अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, देखिए, एसआईटी ने ये लिखा है कि चोरी हुई, सीसीटीवी फुटेज आई, और ये भी मेंशन किया है कि चोरी की रकम को इन्होंने कैसे ठिकाने लगाया, और ये भी पता लगा है कि बैंक खातों में रकम को छुपाने की कोशिश की गई, जमीनें खरीदी गई, प्रॉपर्टी बनाई गई और रिश्तेदारों तक को दी गई, और क्या क्या खुलासे किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जो पूरी इस एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट है इसको पढ़ेंगी तो डॉक्टर अनिल मिश्रा पर बहुत गंभीर इसमें बातें लिखी गई हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी जो काउंटर सेंटर था उसकी, उन्होंने स्टेट बैंक के साथ एमओयू साइन किया था। उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ सुरक्षा को देखने की, उनकी जिम्मेदारी थी कि सीसीटीवी की वो निगरानी करे। उनकी लापरवाही के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस एसआईटी की रिपोर्ट में लिखी गई हैं। यानी ये संकेत करता है, ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल मिश्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपने कल भी देखा कि जो ट्रस्ट की मीटिंग थी उसके बाद जो बयान दिया गया उसमें चंपत राय को तो बहुत डिफेंड किया गया। उनका कहा गया कि बहुत योगदान है, वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में एक भी लाइन उसमें नहीं कही गई। तो एक तरह का ये संकेत समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल मिश्रा भी जांच के घेरे में आएंगे। उनसे पूछताछ पहले ही हो चुकी है और एसआईटी भी कर चुकी है। अयोध्या पुलिस भी उनसे पूछताछ, अभी अयोध्या पुलिस ने नहीं की है, एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है। दूसरी बड़ी बात, आप पूरी रिपोर्ट में देखिए, उसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि किस तरह से जो वहाँ पे लोग लगे थे गणना करने के लिए, वो कोई नियम का पालन नहीं करते थे। उसमें लिखा है कि कुछ भी कपड़े पहन के चले जाते थे, खाने पीने का सामान ले जाते थे, मोबाइल ले जाते थे, गड्डियों के आसपास बैठे रहते थे और गड्डियां अपने पास रख देते थे। बाथरूम का जैसा कि बता रही अनिल मिश्रा के बारे में एसआईटी ने जो अनिल मिश्रा को लेकर के अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही हैं वो भी बहुत गंभीर बातें लिखी गई हैं। एक बार हम जरा दर्शकों को बताते हैं कि क्या क्या बातें एसआईटी के ने अपनी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को लेकर के लिखी हैं। अनिल मिश्रा ने प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया,
जो एसओपीज बनाई गई थी उनका कोई पालन नहीं हुआ, काउंटिंग के नियम लागू ही नहीं होने दिए। अनिल मिश्रा की लापरवाही की वजह से चोरी करना बहुत आसान हो गया। अब आइए आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये अनिल मिश्रा हैं। इनकी जिम्मेदारी थी सारे एसओपीज का पालन करवाना। इनको लेकर के क्या लिखा गया है? डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे और वित्तीय मामलों और नकदी के संकलन के प्रबंधन, यानी जो भी चंदा आ रहा है उसको इकट्ठा करना, उसकी काउंटिंग करवाना, इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी थी। तलाशी न लिए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को दी गई कि भाई तलाशी वलाशी नहीं हो रही है, जो लोग अंदर आ रहे हैं। तलाशी के लिए लिखित आदेश नहीं दिया उन्होंने। तलाशी के सिस्टम में ढिलाई बरतने के लिए यही जिम्मेदार अनिल मिश्रा हैं, ऐसा एसआईटी कह रही है। बायोमेट्रिक, ड्रेस कोड, निजी सामान पर लाने पर भी कोई किसी तरह की सख्ती नहीं बरती गई और इसीलिए ये पूरा जो एक हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पैरा, ये अनिल मिश्रा को लेकर के, जिनकी ये तस्वीर है, इनको लेकर के ये तमाम बातें इस एसआईटी की रिपोर्ट में लिखी गई हैं। अभय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय देखिए, डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर जो सवाल कल की मीटिंग में साधु संत लोग उठा रहे थे, ट्रस्ट के मेंबर्स उठा रहे थे, उन्हीं चीजों का जिक्र एसआईटी की इस रिपोर्ट में भी है। एसआईटी ने सीधे सीधे माना है कि क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के गिनती के और चंदे की काउंटिंग के बाद डिपोजिशन के जिम्मेदार थे, तो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनकी जिम्मेदारी थी फॉलो करवाना, उनकी तरफ से नहीं कराई गई, यानी कि सीधे सीधे वो इसके लिए लापरवाह और जिम्मेदार हैं। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, और यही वजह है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा पर शुरुआत से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपने बैंक के साथ एक एमओयू पे सिग्नेचर करे। अब जब अंदर जो रिकॉर्ड रूम है जहां पर पूरी गणना होती है, वहां पर जो भी एक रूल्स बनाने चाहिए थे, जो एसओपी फॉलो होनी चाहिए थी, जो कि आपने अपने एमओयू के अंदर खुद सिग्नेचर करे हैं, आपने कुछ भी फॉलो नहीं करा। किस तरीके से लड़कों की भर्ती करवाई गई वो हम सब ने देखा। एसआईटी में, एसआईटी की रिपोर्ट में उसका जिक्र भी है कि मनीष यादव का रिकमेंड किया टिन्नू यादव ने, उसके बाद उसको नौकरी पर रखा गया और 1 महीने के अंदर ही उसने पैसे चुराने शुरू कर दिए। 1-2 बार नहीं, 70 बार पैसे चुराते हुए ये लोग नजर आए। और ये तो मात्र 45 दिन की हम सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि लापरवाही हर स्तर पर लापरवाही थी। 45 दिन के बाद जो सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है वो ओवरराइट हो जाता था, यानी कि इससे पहले जो चोरी हुई उसका एग्जैक्ट आकलन लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। जहां तक अनिल मिश्रा की बात है, एसओपी जो सिग्नेचर हुए, जो एमओयू बना, उसके अंदर जो भी इस तरीके के कड़े नियम बनाए जाने चाहिए थे, वहां पर ड्रेस कोड होना चाहिए था। मोबाइल फोन अंदर जो वहां पर गिन रहे हैं, अब जो आरोपी है वो मोबाइल फोन लेकर वहां पर जा रहे थे, गड्डियों से नोट निकालकर अपनी जुराबों में रख रहे थे, अपनी जेबों में भर रहे थे और साथ ही जो वहां पर बाथरूम था वहां पर पैसे को छिपाया जा रहा था। और ये 1-2 बार की घटना नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली ये घटनाएं हैं। और यही जिक्र जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि 1-2 बार की कोई घटना नहीं है, बल्कि कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा था। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को कोई देख ही नहीं रहा था, खुलेआम वहां पर यह सब कुछ हो रहा था। मनीष यादव और साथ ही जो अविनाश शुक्ला है वो लगातार चोरी करते हुए नजर आए। और इनकी मदद किसने की? जब ये पैसों को छिपाते थे बाथरूम में, अपनी जेबों में, गड्डियों से नोटों को अलग करते थे। अनुकल्प अब सवाल ये है अभय कि जिम्मेदार तो एसआईटी मान रही कि सारी लापरवाही अनिल मिश्रा की है, लेकिन आगे क्या हो सकता है? रुचि, हमने कल की बैठक में देखा कि चंपत राय को कोशिश की गई, कि डिफेंड किया गया कि चंपत राय ने अपनी कोशिश की कि इस तरह की चोरी रुके, उन्होंने अपने लेवल पर बरामदगी भी कराई, जिसको लेकर के एसआईटी रिपोर्ट कह रही कि खुद पुलिस बन करके उन्होंने ये काम किया। अनिल मिश्रा को लेकर के अब आगे किस तरह के कदम जो ट्रस्ट है वो उठाने जा रहा है और एसआईटी इसमें अब क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, ट्रस्ट ने तो इस्तीफा उनका ले लिया। ये हुआ कि अब इस्तीफा दे दिया तो कानूनन उनका इस्तीफा हो गया, चंपत राय का भी हो गया, अनिल मिश्रा का भी हो गया। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 8 लोग नामजद हैं और फिर 9वां नाम लिखा है अज्ञात। तो इसका मतलब ये होता है कि जब पुलिस जैसा चाहेगी नाम उसमें जोड़े जा सकते हैं। अब जो अयोध्या पुलिस है उसको अभी उसने पूछताछ डॉक्टर अनिल मिश्रा से नहीं की है और ये लोग जो पकड़े गए हैं इनसे इनके बयान दर्ज कुछ किए भी गए हैं, कुछ किए जाने हैं।
कुछ चीज़ें भी बरामद करानी है। तो जैसे जैसे पुलिस का कहना है कि ये जांच आगे बढ़ेगी, तो जो भी जांच के दायरे में आएगा, जिसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जहाँ तक एसआईटी रिपोर्ट का सवाल है, एसआईटी के लोग बार बार कह रहे हैं कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, जांच अभी जारी है, 15 जुलाई तक का वक्त है उनके पास। तो एसआईटी में भी और भी चीज़ें जो अभी डिटेल रिपोर्ट, ये तो बहुत शुरुआती रिपोर्ट है, जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत चीज़ें आएंगी। और अयोध्या पुलिस भी अभी मामले की जांच कर रही है। हुसैन, तो मतलब डॉक्टर अनिल मिश्रा से अयोध्या पुलिस कभी भी पूछताछ कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, यानी कि हर कोई इस वक्त एसआईटी के घेरे में है। रुचि और अभय, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सुभाष श्रीवास्तव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी ने लिखा है कि सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी कि वो काउंटिंग की निगरानी करें, लेकिन उन्होंने उसमें भारी लापरवाही बरती। किसी की तलाशी उनकी तरफ से नहीं ली गई। आने जाने वालों को सुभाष ने खुली छूट दी। काउंटिंग में लगे लोग अपना निजी सामान लेकर अंदर जहां काउंटिंग होती थी, एक आइसोलेटेड कमरा, वहां जाते थे, लेकिन सुभाष ने उन्हें कभी रोका नहीं। जो पूरा प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके हिसाब से आपको बिना जेब वाले कपड़े पहन के जाना है, आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, वो सब ले जाने दिया गया। ये आप सुभाष श्रीवास्तव को देख रहे हैं। और क्योंकि ये गणना के प्रभारी थे, इनकी जिम्मेदारी थी काउंटिंग को सुपरवाइज करना, तो इन पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के तहत ये बात तो निकलकर सामने आई है कि सुभाष श्रीवास्तव ने चोरी कराने में मदद की है, क्योंकि अनिल मिश्रा की सिफारिश पर सुभाष श्रीवास्तव को नौकरी पर रखा गया था, इन्हें काम मिला। काउंटिंग की निगरानी यानी काउंटिंग की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया। काउंटिंग कर्मचारियों की तलाशी की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहता है कि जो भी लोग आइसोलेटेड कमरे में काउंटिंग के लिए जाएंगे उनकी चेकिंग होनी चाहिए, उनकी चेकिंग नहीं की गई। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टिन्नू यादव से जुड़ी एक खबर है। टिन्नू के पास जो टिन्नू से जुड़ी हुई खबर है वो ये कि टिन्नू यादव ने ही मनीष यादव को लगवाया था। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है। टिन्नू यादव की बैंक के लोगों के साथ सेटिंग की बात भी सामने आ रही है। टिन्नू यादव के पास सारी चाबियां दान पात्र की रहती थी। अथॉरिटी की जो चाबियां हैं वो टिन्नू के पास कैसे बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी परमिशन के रहती थी, ये भी बड़ा सवाल है। टिन्नू यादव को लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, अब जरा आपको बताते हैं। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर पिछले काफी दिनों से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही साहब है टिन्नू यादव। और इस पैराग्राफ में टिन्नू यादव के बारे में लिखी गई बातें, नाम उनका पूरा असली जो है वो रामशंकर यादव है, टिन्नू उनका निकनेम है। मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्थित जो दान पत्र है उनकी चाबियां ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में अपनी अभिरक्षा में वो रखते थे। उन्हीं के पास सारी चाबियां रहती थी। इसको हमने जरा बड़ी शक्ल में आपके लिए यहां पर सामने रखा है। दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार उनके पास नहीं था टिन्नू यादव के पास, फिर भी चाबियां उनके पास थी। दान पात्र की चाबियां अपने पास वो रखते थे। बिना औपचारिक अधिकार के चाबी रखना अनुचित है, गलत है, ये ठीक नहीं था, लेकिन ये लगातार हो रहा था। भतीजे मनीष कुमार को काउंटिंग के काम पर उन्होंने लगवाया। मनीष को चढ़ावा चोरी करने का मौका मिला क्योंकि टिन्नू यादव की सरपरस्ती उसको हासिल थी। तो ये है टिन्नू यादव जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हें लेकर के ये एक अच्छा खासा पैरा जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी दान पत्र लगे हुए थे उसकी जो चाबियां हैं वो उनके पास थी, जबकि वो इसके लिए ऑथराइज नहीं थे। अब जो अगली बात इसमें देखिए लिखी गई है, उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात होता है कि एसआईटी के गठन से पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की गई थी। यही चीज हमने यहां बड़ी शक्ल में दी है आपके लिए। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी करना लिखित में कबूल कर लिया है। आरोपियों के पास से 78,94,000 की रकम अब तक बरामद की गई है। विदेशी करेंसी मिले हैं जिसमें डॉलर है, गहने, कीमती चीजें भी बरामद उनसे हुई हैं। 4 अप्रैल 2026 को बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। ये सारी चीजें अब तक बरामद हो चुकी हैं। अब एक और चीज आप जानिए, जो हम टिन्नू यादव के बारे में आपको बता रहे थे, ये वो इंफॉर्मेशन है कि टिन्नू यादव के पास जो चाबियां थी, दरअसल वो उस चाबी को रखने के हकदार ही नहीं थे, वो उसके लिए ऑथराइज नहीं थे। बावजूद इसके उनके पास वो तमाम चाबियां
रहती थीं। अबे देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टिन्नू यादव अपने आप को सर्वे सर्वा समझते थे और यही माहौल उन्होंने मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर एक इमेज क्रिएट की थी, एक पावर इमेज। अब एसआईटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो अथॉरिटी उनके पास नहीं थी, उसके लिहाज से चीजें नहीं होनी चाहिए थी उनके पास, दान पात्र की चाबी नहीं होनी चाहिए थी और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें वीवीआईपी पासेस भी हैं। उसके बावजूद अगर है तो एक तो किसी की सरपरस्ती और दूसरा जिस तरह से वो पूरा मंदिर के अंदर ऑपरेट कर रहे थे वो किसी नेक्सस से कम नहीं। बिल्कुल ज्योत्सना, नेक्सस शब्द यहां पर बिल्कुल सही फिट होता है और उसकी वजह यह है कि मनीष यादव को नौकरी कैसे मिली। मनीष यादव का घर जो है वो टिन्नू यादव के घर के बिल्कुल सटा हुआ घर है। मनीष यादव का 19-20 साल जो मनीष यादव है उसकी उम्र है। हम इसके घर पर गए थे, हमने देखा वहां पर इसका कोई बैकग्राउंड बैंकिंग का नहीं है। राम मंदिर 500 साल का इंतजार, वहां पर प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए थी। वहां पर आपने कैसे लोगों को रखा? और टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का सबसे करीबी बताया जाता है क्योंकि लापरवाही शुरुआत से ही निकलकर सामने आई। टिन्नू यादव बेहद करीबी बताया जाता है। टिन्नू यादव अपने भतीजे को वहां पर नौकरी पर रखवा देता है और नौकरी पर लगने के 1 महीने के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज में मनीष यादव वहां पर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। 1-2 बार नहीं, जितनी बार भी चोरी हुई अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज है एसआईटी के पास, ऐसे 70 वाकये हैं। 70 बार चोरी करते हुए वहां पर 2 लोग नजर आ रहे हैं जिसमें मनीष यादव और साथ ही अविनाश शुक्ला, और इनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं लवकुश, अनुकल्प और करुणेश पांडे जो है, ये लोग उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। चाबियां कौन रखता है अपने पास? टिन्नू। इसके जो अथॉरिटी, जो सिग्नेचर जिनके हैं, जिन्होंने एमओयू साइन किया है, वो है अनिल मिश्रा। तो टिन्नू यादव कौन है जो टिन्नू को अचानक से सारी हुंडियों की, दान पात्र की, सबकी चाबी टिन्नू को सौंपी हुई है? टिन्नू का भतीजा वहां पर चोरी कर रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि अंदर इतनी चोरी हो रही हो, टिन्नू का रिश्तेदार वहां पर चोरी कर रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है? अविनाश शुक्ला, उसका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो पानी की बोतलें बेचा करता था। 1 साल के अंदर अविनाश शुक्ला के पास से चोरी की अगर हम बात करें तो जो अब उससे रिकवरी हुई, चंपत राय ने अपने लोगों के साथ रिकवरी करवाई तो 20 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर और साथ ही धातुएं जो है, कुछ चांदी की, ये सब कुछ बरामद हुई। जो एसआईटी ने जिक्र किया है उसमें यह भी जिक्र किया है कि अलग अलग तरीकों से जो भी श्रद्धालु दान देते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट हुंडियों में डाल देना, कोई भी आपकी वस्तु है वहां पर भी एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि आपने क्या कुछ वहां पर डाला है अपनी श्रद्धा अनुसार, अगर कोई महंगी वस्तु या महंगी धातु आपने हुंडी में डाली है। इसके साथ ही एक होता है काउंटर पर आपको, अगर आप कोई भी दान दे रहे हैं, आपको रसीद मिल जाना। जब इन सभी हुंडियों को या बक्सों को जब काउंटिंग गणना रूम के अंदर ले जाया जाता है, वहां पर अगर कुछ महंगी धातुएं हैं तो उनको एक अलग हुंडियों में डालना होता था ताकि उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। लेकिन जो बक्से और हुंडियों में मिक्स कर दिया जाता था और उसके बाद जो गड्डियां तैयार की जाती थी, गड्डियों में से नोटों को चुराया जाता था, बाथरूम में रख दिया जाता था और धीरे धीरे ये सारे खुलासे हुए हैं। लेकिन ये मात्र 45 दिन की बात है। 45 दिन से पहले तो जो कुछ हुआ है वो रिकॉर्ड में है ही नहीं। इसीलिए ज्योत्सना, एसआईटी अब जो बाकी के आरोपी हैं, अविनाश शुक्ला से पूछताछ कर चुके हैं। 3 लोगों की पुलिस कस्टडी, 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है, जिसमें लवकुश, साथ ही अनुकल्प और करुणेश है जो कि मदद करते थे मनीष यादव की। बिल्कुल, और ये पूछताछ जो है आगे भी जारी रहे और इसीलिए कस्टडी की मांग की जा रही है ताकि और जो है सवाल किए जा सकें। रुचि इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई। रुचि, जरा आप ये समझाइए कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसके बाद एक दूसरे दौर की एसआईटी ने जाकर के पूछताछ की, उसमें क्या क्या डिटेल और सामने आ सकती हैं? टिन्नू यादव को लेकर के किस तरह की एक्शन की तैयारी आपको दिख रही है? देखिए, टिन्नू यादव तो एफआईआर हो गई, गिरफ्तार भी हो गया। अब टिन्नू यादव से जो अयोध्या पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। जो ये कहा जा रहा है कि तनख्वाह इतनी कम थी, उसके बाद संपत्ति कैसे बनी, टिन्नू यादव की सारी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। और सिर्फ टिन्नू यादव नहीं, जो टिन्नू के रिश्तेदार हैं उनकी भी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं, बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। तो बहुत सारा काम तो अयोध्या पुलिस को करना है। अब एसआईटी ने, क्योंकि जो पहले राउंड में एसआईटी 5 दिन आके अयोध्या रही थी, तो करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अब वो 150 लोगों के बयान का वो देख रहे हैं कि किसने किसके खिलाफ बयान दिया,
जो जिसके खिलाफ बयान दिया उनसे उनको पूछताछ करनी है कि आपके खिलाफ ये कहा गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम है। एसआईटी का ये कहना है कि वहाँ जो दिख रहा है, जैसा कि इसमें रिपोर्ट में भी लिखा है कि गर्भगृह में जो जेवर चढ़ाए जाते थे उसका रजिस्टर ठीक से मेंटेन नहीं किया गया, उसकी फ़ोटो ठीक से नहीं खींची गई। तो ये सारी चीज़ें एसआईटी के जांच के घेरे में भी है। तो बहुत काम अभी आप कह सकते हैं कि अभी तो एसआईटी के पास बहुत काम है। अभी एसआईटी दोबारा भी अयोध्या आई थी और फिर डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान लेकर एसआईटी गई है, तो रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और क्योंकि इसको कहा गया है कि किसी को लीक नहीं करना है, तो एसआईटी के लोग कह रहे हैं कि जो 3 मेंबर हैं वो खुद ही टाइप करते हैं अपनी रिपोर्ट, अपने कोई स्टाफ को उसमें नहीं लगा रहे हैं। और उसमें से एक ऑफिसर है जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो उन्होंने मंगल फॉन्ट डाउनलोड किया है, उससे वो टाइप कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आना बाकी हैं। जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और जब अयोध्या पुलिस, क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है, तो और भी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। मतलब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। एसआईटी की दूसरे राउंड की पूछताछ की रिपोर्ट अभी बाकी है आनी, और जब वो आएगी तो कुछ और अहम खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया रुचि और अभय, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले की बात करें तो आरोपियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्ट की मीटिंग कल हुई। इस मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर फैसले के बाद अब चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। अब पुलिस चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों को अपनी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पुलिस को अब तक की जांच में इन आरोपियों के नाम, काफी प्रॉपर्टी का पता चला है। अब इन सब से सीधी पूछताछ करनी है और इसीलिए एक अर्जी लगाई गई कोर्ट में, जिससे इनकी रिमांड मिल सके और उसके बाद उनसे सीधे पूछताछ करके उनकी प्रॉपर्टीज का और उनकी कमाई के बीच जो कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके कि उन्होंने जो कुछ वो कमाते थे क्या उसके मुताबिक उनके पास संपत्ति है या उससे ज्यादा उन्होंने अर्जित कर रखी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासत लगातार जारी है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने भक्तों को दी हुई सोने की मानस, चांदी के काका भिशुंडू और हार तक दिखा दिए, जिसे लेकर कई दिनों से सियासत हो रही थी। दावा ये किया जा रहा था कि ये सब भी चोरी हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है और सब सुरक्षित है, ये बात उनकी तरफ से खुद बताई गई। गोविंद देवगिरी जी ने बताया कि दान में मिली 2800 से ज्यादा चीजें सुरक्षित हैं और अगर किसी को कोई भी शक है तो वो आकर देख सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कुछ लोग राम मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर में दान की गई सोने की रामचरितमानस सुरक्षित है। स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है। वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम मंदिर में दान किए गए काक भुशुंडी भी बिल्कुल सुरक्षित है। काक भुशुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। राम मंदिर में दान किए गए हार से लेकर भगवान राम के चरण पादुका चिन्ह तक सब सुरक्षित रखे हैं। यानी जिन जिन चीजों पर सवाल उठ रहे थे, उनके गायब हो जाने की आशंका जताई जा रही थी, वो सब कुछ संभाल कर रखा गया है। धीरे धीरे सब सामने आ रहा है और इसका प्रमाण ये एक एक तस्वीरें दे रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच राम भक्त परेशान हो गए थे। भक्तों के मन में आशंकाएं थी। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि उनका दान किया हुआ सामान आखिर कहां है, क्योंकि कई राम भक्तों ने सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्तुएं रामलला को अर्पित की थी। लेकिन इसका जवाब राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीडिया के सामने आकर दिया। उन्होंने वो चीजें दिखाई जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे और साफ किया कि सबका हिसाब किताब ट्रस्ट के पास मौजूद है।
स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है। वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। कोषाध्यक्ष ने बेशकीमती चीजों के गायब होने की अफवाहों को खारिज कर दिया। सीधा कहा गया है कि मामले में सियासत की जा रही है, झूठ का प्रपंच खड़ा किया जा रहा है, और अगर फिर भी किसी को विश्वास ना हो, जिस भी भक्त ने जो चीज दान की है वो ट्रस्ट के कार्यालय में आकर देख सकता है। किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा। दान की गई चीजों में जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थी सोने की रामचरितमानस, जिसे फॉर्मर होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने रामलला को अर्पित किया था। अब ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि दान की वस्तुओं का गायब होना केवल अफवाह है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मंदिर ट्रस्ट ने अब पूरे सिस्टम को बदलने का फैसला किया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे और गोपाल राव की एंट्री बैन के साथ ही कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया। तो अब नए सीईओ की नियुक्ति के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्यों को रखा गया है। ये कमेटी 3 नामों की सिफारिश करेगी और फिर कमेटी की सिफारिश के आधार पर सीईओ का सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट पर ट्रस्ट की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की अब अगली बैठक होने वाली है।